बच्चों, तो मैं ये बोल रहा था कि समरकंद एक जगह है। समरकंद के पास एक छोटी सी जगह है, फरगना। कौन सी जगह है? फरगना। तो जो बाबर था ना, बाबर के बारे में बता दूं। बाबर के जो पिताजी थे, तो बाबर के पिता की मृत्यु होती है, तब बाबर की जो उम्र होती है बच्चों 11 वर्ष होती है। क्या होती है? 11 वर्ष होती है। आज हम लोग मुगल काल पर स्टार्ट कर रहे हैं। मुगल काल में बाबर से स्टार्ट कर रहे हैं। बाबर की थोड़ी सी स्टोरी समझ रहे हैं। तो बाबर की जो पिता की उम्र, पिता की जब मृत्यु होती है, तब बाबर की उम्र कितनी होती है? 11 वर्ष होती है। और 11 वर्ष की उम्र में वो बच्चों फरगना एक क्षेत्र है, फरगना क्षेत्र का क्या बनता है? राजा बनता है। क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन होता यह है कि बाबर के जो चाचा होते हैं और चचेरे भाई होते हैं, वो बाबर को क्या कहते हैं? पद विमुक्त करते हैं। और बाबर से ना सिर्फ फरगना क्षेत्र बल्कि समरकंद क्षेत्र भी बाबर से क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। बाबर से समरकंद छीन लिया जाता है। अब समझिएगा बच्चों क्या है। सबसे पहले बाबर पदस्थ कहां हुआ? फरगना में। फिर उसके बाबर के चचेरे भाई और चाचा ने उसको क्या किया? उसे पद से हटा दिया। तो बाबर क्या किया? बाबर अब अपने लिए क्या सोचने लगा? अपने रास्ता देखने लगा कि मैं कहां अपने आप को स्थापित कर सकता हूं। तब वो किधर की तरफ मूव करता है? मध्य एशिया से किधर की तरफ मूव करता है? भारत की तरफ मूव करता है। तो भारत में आने से पहले वो तकरीबन बच्चों 5 बार आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण करता है? 5 बार आक्रमण करता है। ध्यान से सुनते चलिएगा। 5 बार आक्रमण करता है। और जब भारत आता है, तो भारत आने के पहले, भारत के आगमन में अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है काबुल। तो सबसे पहले वो काबुल पर अधिकार करता है। काबुल पे 1504 में आक्रमण करता है। कब करता है आक्रमण? 1504 में। बात दरअसल ये रही कि बाबर की पहले की स्टोरी समझ लेते हैं, फिर धीरे से बाबर जैसे 1526 तक पहुंचेगा, फिर हम बताएंगे कि कैसे मुगल काल का इमरजेंस हुआ है। ये सिर्फ मैं किसकी कहानी बता रहा हूं अभी, सिर्फ आज अभी जो टॉपिक चल रहा है वो किसका टॉपिक चल रहा है? हु इज बाबर? बाबर है कौन? अच्छा, बाबर शब्द का मतलब होता है बच्चों, ये तुर्किश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बाघ। क्या होता है मतलब? बाघ। बाबर शब्द का मीनिंग क्या होता है? बाघ। कि ऐसा बच्चा जो शेर के समान या बाघ के समान क्या है? तेज है ना। तो देखिए अब बच्चों क्या होता है कि बाबर के जो पिता रहते हैं, पिता ध्यान से सुनिएगा, बाबर के जो पिता रहते हैं वो तुर्किश रहते हैं। कैसे रहते हैं? तुर्की। और बाबा की जो माता रहती हैं वो मंगोल रहती हैं। कैसी रहती हैं? मंगोल। और मंगोलों की कौन सी संतान? तो 14वीं संतान। और पिता कौन से रहते हैं? तुर्कों की 5वीं संतान रहते हैं, यानी 5वीं जनरेशन रहते हैं। तुर्कों में भी बच्चों अलग अलग तुर्क हैं। तो तुर्क की भी एक जनजाति है जिसका तुर्क की भी एक जाति थी जिसको बोलते हैं चगताई तुर्क। क्या बोलते हैं? चगताई तुर्क। ये चगताई तुर्क कहां से आया है? ये मुगलों का ही एक, मतलब मुगल में ही दूसरी जनरेशन के जो दूसरे पिता थे वो अपने आप को किस में बदल लेते हैं? तुर्किश में बदल लेते हैं। और वो चगताई तुर्क कहलाते हैं। उन्हीं चगताई तुर्क के बच्चे के बच्चे के बच्चे की 5वां जनरेशन क्या हो गया? बाबर के पिता हो गए। तो बाबर के पिता और माता मंगोल होने की वजह से इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या कहलाया? बाबर। और बाबर जब अपनी एक वंश की स्थापना करेगा तो जो वंश होगा बच्चों, दोनों का मिक्सचर होगा और उस वंश का नाम क्या होगा? मुगल वंश। क्या होगा? मुगल वंश। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बाबर के बारे में बेसिक स्टोरी। बाबर शब्द का मतलब होता है बाघ। बाबर के पिता क्या थे? चगताई तुर्की 5वीं संतान और माता मंगोल की 14वीं संतान, मतलब 14वीं जनरेशन। उन दोनों के मिक्सचर से किसका हुआ है? मिश्रण से बाबर का जन्म हुआ है। बाबर कौन सा वंश का है? बाबर कायदे से मुगल वंश का था। लेकिन क्या मुगल वंश पहले यहाँ पे था? तो यहाँ पे मुगल वंश नहीं था, यहाँ पे किसी और वंश से शासन करता था। लेकिन जब भारत आएगा तो किस नाम के वंश से शासन करेगा? मुगल वंश के नाम से शासन करेगा। ये क्लियर हुआ? बाबर जब 11 वर्ष के उम्र में फरगना में गद्दी पर बैठता है तो फरगना के साथ साथ वो समरकंद क्षेत्र है वहां पे भी कब्जा कर लेता है। बच्चों ये जो जगह है ये उज्बेकिस्तान के आसपास की जगह है। कहां की जगह है? उज्बेकिस्तान। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाबर के चचेरे भाई और चाचा दोनों बाबर को पद विमुक्त कर देते हैं, तो बाबर कहां की तरफ आक्रमण करता है? भारत की तरफ। तो सबसे पहले वो किस क्षेत्र को जीतता है? काबुल क्षेत्र को जीतता है। किसको जीतता है? काबुल क्षेत्र को। और काबुल में अपना स्थायित्व स्थापित कर लेता है कि वो काबुल पर शासन करने लगता है।
ठीक है। अब आपको भारत की स्थिति समझना होगा बच्चों। भारत में दो व्यक्ति हैं, एक पंजाब में एक व्यक्ति बैठा है और एक पंजाब के बगल में यहाँ पे है एक दिल्ली के आसपास एक व्यक्ति बैठा है। एक का नाम है दौलत खां, एक का नाम है दिलावर खां। क्या नाम है? दौलत खां और दिलावर खां। दौलत खां, सुनिएगा बच्चों, दो कैरेक्टर बता रहा हूं, एक दौलत खां, दूसरे का नाम क्या है? दिलावर खां। तीसरे व्यक्ति का नाम है राणा सांगा। अच्छा, दौलत खां लोधी, दिलावर खां लोधी, नाम पूरा नाम ये है। तो दौलत खां, दिलावर खां और राणा सांगा, ये तीन कैरेक्टर हैं जो बाबर को भारत निमंत्रित करेंगे कि आप बाबर को बोलेंगे आप भारत आओ, भारत में आक्रमण करो, भारत के क्षेत्र को, दिल्ली के क्षेत्र पर अधिकार करो। और दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है बच्चों? दिल्ली पे बैठा हुआ है कौन? बताओ। इब्राहिम लोदी। दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी। 1517 के आसपास से बैठे रहेगा। तो याद रखो तीन कैरेक्टर हैं, एक दौलत खां, एक दिलावर खां, एक राणा सांगा। ये तीनों किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर को आमंत्रित करते हैं। कहां के लिए आमंत्रित करते हैं? कि आप भारत आइए। क्यों आमंत्रित करते हैं? उसके पीछे का रीजन आप समझिए। दौलत खां पंजाब की सत्ता चाहता था, दिलावर खां दिल्ली की सत्ता चाहता था, राणा सांगा दिल्ली की सत्ता चाहते थे। इसका जो मैप है बच्चों, इस मैप को वापस से देखते हैं, सिर्फ अकेले इंडिया के मैप को, तो थोड़ा और समझ में आएगा किस तरीके का। देखिए बच्चों किस तरह की पोजीशन कैसे बनी हुई है। दिलावर खां यहां बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब दिल्ली खाली हो तो दिल्ली पे मैं कब्जा करूंगा। दौलत खां पंजाब के आसपास बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब सत्ता खाली होगी मैं बैठूंगा। इसके अलावा राणा सांगा कहां बैठे हुए हैं? राजस्थान में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब दिल्ली की सत्ता खाली। तीन लोग कर रहे हैं। और बाबर को क्या, बाबर जो कि कहां बैठा हुआ है? काबुल में बैठा हुआ है। बाबर को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, भारत आइए, भारत आइए, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चों इस पूरे क्षेत्र में ना, इस पूरे क्षेत्र से लेकर इस पूरे क्षेत्र, यहां पे स्पेशली याद रखो बच्चों, सिकंदर लोदी, ध्यान से सुनिएगा, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का शासन इस पूरे क्षेत्र में, जो व्हाइट कलर का दिख रहा, सफेद कलर का जो क्षेत्र बताया हुआ बच्चों, इस पूरे क्षेत्र में किसका शासन है? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहां पे? मतलब दिल्ली से लेके कलकत्ता तक। अब क्या है, अब मुद्दा ये है कि इस सफेद वाले जो क्षेत्र है, इस वाले व्यक्ति को हराना है। तो हराने के लिए किसका सहारा लेंगे? बाबर का। कितने आक्रमण करेंगे बाबर? कितने आक्रमण करेगा बाबर? 5 बार आक्रमण करेगा। बच्चों बाबर जो शुरू में आक्रमण करता है सिर्फ अपनी सत्ता को संभालने के लिए, और बाबर कभी भी भारत में नहीं रहना चाहता था। बाबर हमेशा काबुल में रहना चाहता था। काबुल कहां है? अफगानिस्तान क्षेत्र। कहां है? अफगानिस्तान। बाबर कभी नहीं चाहता था कि वो भारत आके भारत में रहे। बाबर कहां रहना चाहता था? काबुल में रहना चाहता था। इवन बाबर की जब मृत्यु होती है तो बाबर का जो मकबरा बनाया जाता है, प्रारंभ में बाबर का मकबरा आगरा में बनता है, बट उस मकबरे को आगरा से अकबर विस्थापित करके काबुल में वापस ले जाता है। क्यों? कि बाबर की शुरू से इच्छा रहती है कि बाबर अपना पूरा जीवन कहां व्यतीत करे? काबुल में व्यतीत करे। ठीक है। लेकिन क्या होगा बच्चों, दौलत खां, दिलावर खां, राणा सांगा तीनों आमंत्रित करेंगे कि आप आइए। तो बाबर इस दौरान 3-4 आक्रमण करेगा। जैसे ही आक्रमण करेगा तो बच्चों आप ध्यान देते चलेगा, सबसे पहले वो बाजौर और भेरा क्षेत्र, बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीतेगा। बाजौर और भेरा क्षेत्र यहां पे पड़ेगा बच्चों, बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीतेगा। फिर बाबर जो दूसरा क्षेत्र है वो पेशावर क्षेत्र को जीतेगा बच्चों। किसको जीतेगा? पेशावर क्षेत्र को जीतेगा। ठीक है। इस दौरान जब बाजौर और भेरा क्षेत्र में बाबर आक्रमण करेगा तो उसको एक जनजाति मिलेगी बच्चों, जिसको यूसुफ जाई जनजाति बोलते हैं। यूसुफ जाई जनजाति। याद रखिएगा, प्राचीन काल में हमने आटविक जनजाति पढ़ा था। इसमें कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? यूसुफ जाई जनजाति। जैसे ही बाबर भारत की तरफ आक्रमण करेगा तो सबसे पहले जो बाबर का युद्ध होगा बच्चों, वो युद्ध होगा किससे? यूसुफ जाई जनजाति से युद्ध होगा, है ना। उसके बाद वो किस क्षेत्र को जीतेगा? बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीतेगा। उसके बाद वो किस क्षेत्र को जीतेगा? तो पेशावर क्षेत्र को जीतेगा। उसके बाद वो किस क्षेत्र में पहुंचेगा बच्चों? तो वो पंजाब क्षेत्र में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? पंजाब में पहुंच जाएगा। और पंजाब होते हुए फिर वो कहां पहुंचेगा बच्चों? तो पानीपत पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पानीपत।
देखिए ऑर्डर से हो रहा ना, बाबर लगातार आक्रमण कर रहा है, बाबर लगातार आक्रमण करके आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले कहां विस्थापित हुआ है बच्चों? काबुल में। कहां हुआ है? काबुल में। और काबुल में कब हुआ है बच्चों? 1504 में। कब हो गया है? 1504 में। लेकिन बच्चों 1504 से लेकर 1517 तक वो शांत बैठा रहता है। 1517 से 1519 में पहली बार आक्रमण करता है। कहां पे? यूसुफजाई जनजाति। फिर कौन सा क्षेत्र को जीतता है? बेरा क्षेत्र को जीतता है। फिर वो 1521 में फिर आक्रमण करके कौन सा क्षेत्र को जीतता है? पेशावर क्षेत्र को जीतता है। फिर 1523 और 1524 में आक्रमण करके पंजाब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को जीतता है। फिर 1526 यानी कि एक निर्णायक युद्ध होगा 21 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करेगा। और युद्ध करके क्या करेगा? पानीपत के युद्ध में उसको क्या मिलेगी? विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त होगी। अरे पानीपत का प्रथम युद्ध अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या। तो कुल मिला के बच्चों वापस से ध्यान से सुनिएगा, बताएं, सुनाएं। देखिए देखो, जितने लोग आए हो वापस लेट आए हो ध्यान से सुनो। देखो बाबर एक व्यक्ति है जो मुगल काल के संस्थापक कहलाएगा, मुगल काल की शुरुआत करेगा। उस बाबर शब्द का मतलब होता है बाग। क्या होता है? बाग। ये बाबर जो व्यक्ति रहता है ये कहां पे? बाबर के पिताजी कहां? फरगना और समरकंद एक जगह है उज्बेकिस्तान में, वहां राजा रहते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पिता की जब मृत्यु होती है तो बाबर अल्प आयु का रहता है। बाबर की उम्र मात्र क्या होती है? 11 वर्ष होती है। तो उसके चचेरे भाई और उसके चाचा के द्वारा उसको पद से विस्थापित कर दिया जाता है। तो बाबर बचते बचाते कहां की तरफ भागता है? तो भारत की तरफ या नीचे की तरफ भागता है। तो सबसे पहले एक क्षेत्र पे पहुंचता है जिस क्षेत्र का नाम है काबुल। और 1504 में वो काबुल क्षेत्र को जीत लेता है और काबुल क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे भारत की जब राजनीतिक स्थिति देखोगे तो भारत में यहाँ पे पंजाब में दौलत खां बैठे हुए हैं, दिल्ली के पास नीचे वाले क्षेत्र में दिलावर खां बैठे हुए हैं, और ऊपर काबुल में कौन बैठा हुआ? बाबर बैठा हुआ है। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में इब्राहिम लोदी और उसके शासनकर्ता बैठे हुए हैं। यहाँ पे इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी बैठा रहेगा, मोहम्मद लोदी, महमूद लोदी। अब क्या होगा बच्चों? दौलत खां, दिलावर खां, राणा सांगा दिल्ली जीतना चाहते हैं, दिलावर खां दिल्ली जीतना चाहते हैं, दौलत खां पंजाब पे शासन करना चाहता है। तो ये तीनों अपने लाभ के लिए किसको बोलते हैं? बाबर को बुलाते हैं कि बाबर आप आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ। इब्राहिम लोदी को जैसे ही हराएंगे तो क्या होगा कि मेन बड़ी शक्ति कमजोर हो जाएगी। और सबको पता था कि बाबर असली में शासन कहां करना चाहता है? काबुल में। और काबुल के बाद वो वापस से मध्य एशिया को जीतना चाहता है, क्योंकि उसके पूरे वंशज ने ही कहां पे शासन किया है? मध्य एशिया में शासन किया है। तो यही सोच के बाबर को बुलाते हैं। जब बाबर भारत आता है तो बाबर क्या करता है? भारत आने के समय 5 बार आक्रमण करेगा बच्चों। कितने बार आक्रमण करेगा? 5 बार। तो सबसे पहले काबुल क्षेत्र को जीतता है। उसके बाद जब अगला आक्रमण करेगा वो तकरीबन 12-13 साल रुक के करेगा। और सबसे पहली एक जनजाति है यूसुफजाई जनजाति। कौन सी जनजाति? यूसुफजाई जनजाति। दूसरी कौन सी जनजाति? यूसुफजाई जनजाति। दूसरा यूसुफजाई जनजाति को जैसे ही हराता है वो बाजौर और भेरा क्षेत्र पहुंचता है। बाजौर और भेरा क्षेत्र बच्चों फिर यहीं पे सियालकोट मिलेगा, यहीं सिमरकोट मिलेगा। तो सियालकोट और सिमरकोट को जीतते हुए, सियालकोट अभी याद है ना जो अटैक हुआ था तो पाकिस्तान में, जब हम बॉर्डर में अटैक किए कहां पे अटैक किए थे? सियालकोट में अटैक किए। तो वही वो क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र जीतता है। तो क्या बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीतेगा, है ना? इसी में सियालकोट क्षेत्र आ जाएगा। फिर पेशावर क्षेत्र को जीतेगा। फिर वो पंजाब क्षेत्र के आसपास कब्जा करेगा। फिर धीरे से कहां एंट्री करेगा? भारत में एंट्री करेगा। और भारत में किस नाम से एंट्री करेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से एंट्री करेगा। और 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होगा। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, है ना? और इसमें कौन किसको विजय प्राप्त होगी? तो बाबर को विजय प्राप्त होगी। ठीक है, इसको लिखिए, नोट कीजिए।
ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ना थोड़ा सा बाबर के विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा और आगे स्टोरी को ले चलते हैं। 3 कैरेक्टर और बता रहे हैं, ठीक है? 3 कैरेक्टर कौन कौन से? तो एक राणा सांगा को आप पहचान रहे हैं, ठीक है? ये कहां बैठे हुए हैं? ये मेवाड़ और गुजरात वाले, मेवाड़ चित्तौड़ गुजरात वाले क्षेत्र में बैठे हुए राणा सांगा, ठीक है? दिलावर खां, दौलत खां का तो पता चल गया। अब देखिए अगला जो कैरेक्टर है, एक व्यक्ति का नाम है मेदिनी रॉय। क्या नाम है? मेदिनी रॉय। एक कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको? मेदिनी रॉय दिख रहा है। एक और कैरेक्टर दिखेगा आपको, अफगान शासक है बच्चों, जो कि कहां बैठा होगा? पूर्वोत्तर भारत में। इब्राहिम लोदी का बेटा। पहला कौन सा युद्ध है बच्चों? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ है? भारत के अंदर युद्ध की बात करें, भारत के अंदर पहला युद्ध कौन सा है? पानीपत का युद्ध। कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526, जिसे पानीपत का युद्ध बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टर दिख रहा है बच्चों, राणा सांगा। राणा सांगा के विरुद्ध बाबर का युद्ध होगा, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा के बाद अगला जो युद्ध होगा बच्चों, वो चंदेरी का युद्ध होगा। चंदेरी, मेदिनी द तो मेदिनी रॉय और मेदिनी रॉय के विरुद्ध होगा युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? चंदेरी का युद्ध। और तीसरा जो आपको दिख रहा है, पूर्वोत्तर भारत में अफगान शासक इब्राहिम लोदी का बेटा, है ना, यानी कि उस व्यक्ति का नाम रहेगा महमूद लोदी। तो महमूद लोदी का युद्ध किससे होगा? किससे होगा? बाबर से होगा। तो इसे जो युद्ध बोलेंगे, इसे युद्ध कहेंगे घाघरा का युद्ध। तो 3 युद्ध हैं बच्चों, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, बट अभी आपको बता रहे हैं। पहला युद्ध कौन सा है बच्चों? तो खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का। दूसरा कौन सा है? चंदेरी का। और तीसरा कौन सा बच्चों? घाघरा का। ठीक है, 3 युद्ध हुए। कौन सा? खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध। ये 3 कैरेक्टर को वापस हराएगा। तो आगे स्टोरी को समझ लेते हैं, फिर इसको टेबल के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, जैसे बाबर ना पानीपत के क्षेत्र को जीतता है, तो राणा सांगा को लगता है कि बाबर इस क्षेत्र को जीत लिया है, जीत के अब ये क्षेत्र हमको दे देगा, और हमको देने के बाद कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा। जब देखता है कि बाबर वापस नहीं जा रहा है, बाबर वापस नहीं आ रहा, तो राणा सांगा टेंशन में आके क्या करता है? उसके खिलाफ युद्ध कर देता है। बच्चों, इसी दौरान बीच में एक चीज और बता रहा हूं, जब ये लोधी वंश था ना, लोधी वंश इस क्षेत्र में अपना कैप्चर को बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे उसने एक नया शहर खोला था, जिस शहर का नाम क्या है? आगरा। आगरा शहर किसने बसाया है? सिकंदर लोधी ने। किसने बसाया है? सिकंदर लोधी ने। तो आगरा शहर के, दिल्ली बहुत सारे काम कहां से होते थे? पूरे काम दिल्ली से होते थे, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ बड़े काम कहां से संचालित होने लगे थे? आगरा से संचालित होने लगे थे। तो आगरा एक महत्वपूर्ण मतलब शहर बन चुका था। कब? जब बाबर का आगमन हुआ था। ठीक है, ये समझ में आया? तो क्या होता है बच्चों, राणा सांगा किस पे अटैक कर देता है? बाबर पे अटैक कर देता है। तो बाबर क्या करता है? राणा सांगा को हराता है। राणा सांगा को हराता है, और जब हराता है तो उसी समय किस चीज की उपाधि धारण करता है? तो उसी समय गाजी की उपाधि धारण करता है। किस चीज की उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है बच्चों। और उसी दौरान एक नारा देता है, वो नारा है जिहाद का नारा। किसका नारा देता है? जिहाद का नारा देता है। जिहाद शब्द की शुरुआत भारतीय इतिहास में बाबर ने प्रारंभ किया है। किसने किया है? बाबर ने प्रारंभ किया है जिहाद शब्द की शुरुआत। अच्छा, इस जो खानवा का युद्ध में होता है बच्चों, वो अपने सैनिकों के ऊपर शराब सेवन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देता है। यानी शराब को हरम कहा जाने लगता है। शराब का सेवन क्या होता है? पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देता है। कौन से वाले युद्ध में? खानवा के युद्ध में। स्टोरी समझ में आया? राणा सांगा किस पे अटैक कर रहा है? बाबर पे। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि राणा सांगा को दिल्ली की चाहत थी। अब बच्चों, सेकंड कैरेक्टर दिख रहा है मेदिनी रॉय। कौन दिख रहा है? मेदिनी रॉय। तो चंदेरी एक पास में जगह है, जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान के पास ऊपर में ग्वालियर क्षेत्र के आसपास चंदेरी एक जगह है। तो मेदिनी रॉय किस पे अटैक कर देता है? मेदिनी रॉय बाबर पे अटैक कर देता है, कि उसको लगता है कि वो एक तुर्किश अफगानी शासक, यानी पहले तुर्क में रहता था, फिर अफगान में आ गया, तुर्किश अफगानी शासक को भगा देगा और दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो मेदिनी रॉय को भी बहुत बुरी तरीके से हराता है। कौन? बाबर हराता है। ठीक है,
तीसरा कैरेक्टर यह है बच्चों कि पूर्वोत्तर भारत में अफगान शासक इब्राहिम लोदी का बेटा मोहम्मद लोदी बैठा रहता है। जैसे इब्राहिम लोदी खत्म होता है तो बाबर अपने क्षेत्र का एक्सपेंशन करना चालू करता है। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है उसका इब्राहिम लोदी का बेटा। तो इब्राहिम लोदी का बेटा किस पे अटैक कर देता है? बाबर पे अटैक करता है, परंतु बाबर उसको भी हराने में सफल रहता है। ठीक है, लेकिन इसी दौरान आखिरी में यह होता है कि बाबर की जब मृत्यु होती है तो इब्राहिम लोदी की जो मां होती है उसको बाबर क्या करता है? गुलाम बना लेता है। तो इब्राहिम लोदी की मां जानबूझकर गुलाम बनने के लिए तैयार भी होती है। तो बाबर की जब मृत्यु होती है तो उसके खाने में जहर मिला देती है। कौन? इब्राहिम लोदी की मां। बाबर के खाने में जहर मिला देती है और बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने किस कैरेक्टर को बताया बच्चों? बाबर कैरेक्टर को बताया। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोगों को मैंने एक बुक भेजी है ना? वो बुक परीक्षा मंथन की एक क्विक बुक टाइप का है। तो ये जो आपको बुक मिली हुई है ये प्री कम मेंस बेस है, इससे आपकी आंसर राइटिंग पार्ट हुआ। लेकिन उस बुक से आप फैक्ट जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं जो स्टोरी पढ़ाता हूँ आप लिखे रहिए कॉपी में, उस बुक से आप रीड करेंगे तो आपको पूरी चीजें मिलेंगी। मतलब उस बुक की लिखी हुई पूरी चीज मैं तो ऑलरेडी बोलता ही, उतना तो कम से कम पढ़ाता ही, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाबर के संदर्भ में और सारी चीजों को समझते हैं। देखिए बाबर का जन्म जो हुआ था बच्चों 14 फरवरी 1483 में हुआ। ठीक है, पिता क्या से? तुर्किश थे और 5वीं माता बाबर नाम का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है बाघ। बाबर के संदर्भ में किताब है खुद की, जिस किताब का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा की जो किताब है बच्चों उसको बाबर ने पहले लिखा था। फिर क्या हुआ? अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना की मदद से रहीम खान खाना की मदद से इसका फारसी अनुवाद किया। क्वेश्चन पूछता इसलिए बता रहा हूं। ठीक, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उपाधि में बच्चों बाबर ने उपाधि धारण की, तो उसमें बाबर ने पहला तो गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। इसके अलावा बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि धारण की। इसके अलावा बाबर बच्चों जब वो राणा सांगा को हराता है, किसको हराता है? स्पेशली राणा सांगा को हराता है, तो उसकी विजय में वो क्या करता है मतलब उस समय किसका नारा देता है? वो 2 चीजों का नारा देता है उसकी विजय के दौरान। एक जिहाद का नारा देता है, बताया था ना आपको, जिहाद का नारा था, और शराब के सेवन को प्रतिबंधित कर देता है। बच्चों जब वो पानीपत का युद्ध जीतता है ना, कौन? बाबर, तो पूरे काबुल में उपहार स्वरूप चांदी के सिक्के वितरित करता है बच्चों। चांदी के सिक्के वितरित करता है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। पूरे काबुल में बाबर क्या करता है? चांदी के सिक्के वितरित करता है। किसकी खुशी में? पानीपत युद्ध के जीतने की खुशी की, पानीपत युद्ध के में जीतने की वजह से। पानीपत युद्ध
जीतने से। बच्चों, जब वो जिस चांदी के सिक्के को चलाता है उस सिक्के का नाम रखता है शाहरुख। शाहरुख सिक्का, चांदी का सिक्का कैसा रहता है? शाहरुख सिक्का के नाम से जाना जाता है। और जो चांदी का सिक्का होता है बच्चों, इस सिक्के की खासियत यह है कि इसके दो पलट होते हैं। एक पहलू में खलीफा का नाम अंकित करता है और दूसरे पहलू में बाबर अपना नाम अंकित करता है। ठीक है बच्चों, बाबर की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को। 26 दिसंबर 1530 को किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी की मां ने खाने में जहर मिलाया। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका मकबरा बनता है। तो प्रारंभ में मकबरा बच्चों आगरा में बनता है। कहां बनता है? आगरा में। लेकिन वो आगरा के मकबरा को स्थानांतरित करता है कौन? अकबर। स्थानांतरित किया जाता है अकबर के द्वारा। और जो मकबरा बनाया जाता है वो बनाया जाता है नूर अफगान क्षेत्र में, जिसे आराम बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराम बाग। ये तो बाबर के संदर्भ को लेकर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसमें, या जो भी है, ये पूरी चीजें डिटेल में। बच्चों, इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखाई है, बाबर का पुत्र, जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि हुमायूं की शुरुआत में बाबर के पुत्र का जिक्र होगा और चार पुत्र आपस में संघर्ष करेंगे और फिर हुमायूं क्या करेगा? समझदारी से चारों पुत्र को अलग अलग जगह देगा। तो उस चीज को समझाना वो अगले लेक्चर में आएगा। बस पुत्र के नाम लिख देते हैं आपको कि क्या क्या है। बाबर के बच्चों चार पुत्र रहेंगे। एक का नाम है बच्चों हुमायूं, ठीक है। एक का नाम है असगरी, एक का नाम है हिंदाल, एक का नाम है कामराज। बाबर के कितने पुत्र? चार पुत्र, हुमायूं, असगरी, हिंदाल और कामराज। आगे बढ़े बच्चों।
ठीक है, चलें बताएं बच्चों। बाबर के संदर्भ में ये कहा जाता है कि बाबर भारतीय इतिहास का पहला ऐसा राजा था जिसने तोप और बारूद का प्रयोग किया था। क्या शब्द बोल रहे हैं? तोप और बारूद। तो तोप और बारूद का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन है? बाबर है। याद रखिएगा बच्चों, जनरली लोगों को पता नहीं होता, लोग ये मानते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसका तोप और बारूद का प्रयोग किया था, पर यह सच नहीं है। सच ये है कि जो बाजौर और भेरा का युद्ध था, जो कि 1519 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1519 में। बाजौर और भेरा क्षेत्र कहां में जब 1519 में युद्ध हुआ था बच्चों, जब 1519 में युद्ध हुआ था तब बाबर ने तोप और बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने तोप और बारूद का प्रयोग कब किया था। अगर पानीपत होगा ऑप्शन में तो पानीपत मारेंगे, अगर पानीपत ऑप्शन में नहीं होगा या अगर ये भी बाजौर और भेरा का युद्ध होगा और पानीपत का युद्ध होगा तो आप बाजौर और भेरा मारेंगे। ठीक है, समझ गए। जनरली बाजौर और भेरा कम किताबों में दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। और बच्चों होता यह है कि बाबर जब युद्ध लड़ता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात बता रहे हैं। तो पानीपत का युद्ध, बाबर के युद्ध देख रहे हैं बच्चों, पहला कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध। तो बाबर जब पानीपत का युद्ध लड़ता है तो उसके लिए एक स्पेशल विधि का प्रयोग पड़ता है। उस विधि का नाम है तुलगुमा। क्या नाम है? तुलगुमा पद्धति से बाबर युद्ध लड़ता है। कौन सी पद्धति से युद्ध लड़ता है? तुलगुमा। इसी को उस्मानी विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं बच्चों? उस्मानी विधि बोलते हैं। इसमें बच्चों तोप और बारूद प्लस सैनिक टुकड़ी काम करती है। सैनिक टुकड़ी काम करती है। और ये कैसे काम करती है बच्चों? तो ये समझिएगा, कुछ इस तरीके से काम करती है। मान लीजिए इधर से आर्मी की एक सेना आ रही है और इधर से आर्मी की एक सेना आ रही है। तो बाबर की सेना किस तरीके से? बाबर की सेना इस तरीके से आती थी। बाबर अपने साथ दो तोप का प्रयोग करते थे। सामने तोप के प्रयोग कर लिए और जो उसकी सेनाएं थी, सेनाएं तीन टुकड़ियों में बढ़ती थी। एक सेना का एक हिस्सा है जो मुख्य सेना थी, वो सामने की तरफ युद्ध करती थी। यहां से कुछ सेना इधर से टूट के इधर जाती थी और कुछ सेना टूट के इधर जाती थी। तो सामने किसका प्रयोग हो रहा है? दो तोप का प्रयोग हो रहा है और बारूद का प्रयोग हो रहा है। और ये सेना क्या करती थी? पीछे से इसको कैप्चर करती थी इस तरीके से, ऐसे। और कुछ सेना की टुकड़ी ऐसे, कुछ सेना की टुकड़ी ऐसे, इस तरीके से। इस विधि के माध्यम से बाबर ने क्या किया? किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। इसे बोलते हैं तुलगुमा पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? तुलगुमा पद्धति। अच्छा, पानीपत का युद्ध में एक बार यूपीएससी प्रश्न किया था कि पानीपत का युद्ध पानीपत पे ही क्यों लड़ा गया। तो उसका कारण तर्क सुनेगा। पानीपत का युद्ध पानीपत पे ही इस लड़ा गया क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए मैदान चाहिए होता। तो पानीपत कैसा क्षेत्र था? मैदानी क्षेत्र था। कुरुक्षेत्र की पूरी लड़ाई कुरुक्षेत्र में क्यों हुई? क्योंकि मैदानी क्षेत्र था। मैदानी क्षेत्र में लड़ाई करते बनता है, तो मैदानी क्षेत्र था। दूसरा चीज, पानीपत के आसपास नदियों का संगम था। तो सैनिकों को अपना जीवन यापन अच्छे से करने के लिए या दैनिक कार्य करने के लिए क्या था? आसानी से क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था और रहने की सुविधा मिल जाती थी। और कहीं ना कहीं वो एक मुख्य द्वार था भारत के अंदर घुसने का। अगर दिल्ली के पास सबसे अगर लोकेशन देखेंगे युद्ध क्षेत्र के लिए तो पानीपत दिल्ली के पास का सबसे उपयुक्त क्षेत्र था। क्योंकि बाबर ये जानता था, बाबर युद्ध में निपुण था, क्योंकि बाबर 11 वर्ष की उम्र से युद्ध लड़ रहा था और उसे सबसे पहला युद्ध किसके खिलाफ लड़ना पड़ गया? अपने चचेरे भाई और चाचा के खिलाफ लड़ना पड़ गया। और याद रखना, बाबर जिस विधि से भारत में इब्राहिम लोदी को हराता है, बाबर को उसी विधि से उसके चचेरे भाई और चाचा हराता है, तुलगुमा पद्धति से। तो जिन जिन विधियों से बाबर हारे रहता है, और बाबर एक किताब है बाबरनामा, उसमें लिखता है, एक लाइन लिखता है कि बाबर के बारे में यह कहा जाता है बच्चों कि बाबर जब 11 वर्ष की आयु में युद्ध हार जाता है तो बहुत टूट जाता है और जहां जहां प्रयास करता है वो कोई भी युद्ध नहीं जीत पाता है। आप इसको ऐसा अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि उसका जन्म हुआ है 1483 में। उसने पहली बार अच्छे से सत्ता स्थापित की है 1504 में काबुल में। यानी आप देखेंगे सीधा सीधा 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। और लेकिन वो 10 साल संघर्ष करता है, 10 वर्ष संघर्ष करता है। कितने वर्ष संघर्ष करता है? 10 साल संघर्ष करता है। 10 साल के संघर्ष के दौरान उसे ये समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तब तो बाबर अपनी किताब लिखता है बाबरनामा, उसमें लिखता है कि क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, अभी पूरी जमी तो नहीं हारी है। बस इस मोटिवेशन के साथ वो आगे बढ़ता है
और वो मैदान का जंग हार गया, वो जमी हार गया, लेकिन आगे की तरफ बढ़ता है, काबुल को जीतता है। काबुल को जीतते जीतते फिर कहां 5 युद्ध लड़ता है, फिर धीरे से क्या जीतता है, भेड़ा का क्षेत्र जीतता है, फिर पेशावर का क्षेत्र जीतता है, फिर पंजाब का क्षेत्र जीता है, फिर पानीपत पहुंचता है, फिर भारत पहुंचता है, और भारत में फिर क्या करता है, स्थायी तौर पर जीत जाता है। स्थायी तौर पर जीतेगा और भारत पे कितने युद्ध लड़ेगा, तो पहला युद्ध हो गया पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध था बच्चों, वो 21 अप्रैल 1526 किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध हुआ है बच्चों, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अच्छा, अब दूसरा जो युद्ध होगा बच्चों, किसके विरुद्ध होगा, किसके विरुद्ध होगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध वो किसके विरुद्ध होगा बच्चों, वो होगा राणा सांगा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध होगा, राणा सांगा के विरुद्ध होगा। खानवा का युद्ध होगा जो कि राणा सांगा के विरुद्ध होगा, जो कि 16 मार्च 1527 को होगा। कब होगा, 16 मार्च 1527। ये ना सही जोड़ी बना के पूछता है कि कैसे पूछता है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सन दे देगा 1526, 27, 28, 29 ऐसे सन देता है। ये मैं खुद भी पूछूंगा अभी, या हो सकता है अभी आज टेस्ट दोगे आप लोग तो पूछा गया हो। तो 15 मार्च मतलब 16 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के विरुद्ध। इसी युद्ध में क्या निकलता है, इसी युद्ध में दो चीज, जिहाद और गाजी, जिहाद और गाजी। ठीक है, ये कौन सा युद्ध हो गया बच्चों, दूसरा। ये कौन सा युद्ध हो गया, पहला। तीसरा युद्ध की बात करें अगर, तीसरा युद्ध की अगर बात करोगे, तीसरा जो युद्ध है बच्चों वो है चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध की खासियत ये रहेगी कि ये लड़ा जाएगा मेदिनी रॉय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, और मेदिनी रॉय को हरा दिया जाएगा। हराने के बाद मेदिनी रॉय की 2 पुत्रियां रहेंगी। मेदिनी रॉय की कितनी पुत्रियां होती हैं, 2 पुत्रियां होती हैं। तो जिसमें एक पुत्री का विवाह वो हुमायूं से कर देता है। किससे करता है, हुमायूं। और एक पुत्री का विवाह जो होता है वो किससे करता है, वो कामराज। मैंने इसलिए 4 पुत्र बताए थे। अभी ये तो विवाह वाला चीज समझ में आया। अभी आप हुमायूं और कामराज में जब शासन आएगा तो वो कैसे आपस में चीजों को सुलझाएंगे। तो यहां से 2 चीज आपको याद रखना चंदेरी के युद्ध से। फिर उसके बाद बच्चों आखिरी जो युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है, जो 5 अप्रैल 1529 को हुआ है। ये 15 जनवरी 1528 को होगा। 19 जनवरी 1528 कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। आपको सिर्फ यह याद रखना 1528, 1527, 1526। अगला जो युद्ध होगा बच्चों वो कौन सा युद्ध होगा, घाघरा का। किसके विरुद्ध होगा, अफगान शासक क्या है, क्या, हाँ के विरुद्ध युद्ध होगा। और इसमें कौन जीतेगा, बाबर जीत जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, देखिए बाबर जीत जाएगा और इससे क्या होगा, मुगल जो होगा ना उनको और स्थायित्व मिल जाएगा। मुगलों को क्या मिल जाएगा, स्थायित्व अच्छा मिल जाएगा। तो मुगल को उचित स्थायित्व मिल जाएगा, मुगल को उचित स्थायित्व मिल जाएगा। अब देखो खासियत क्या है बच्चों, मुगल को उचित स्थायित्व मिल जाएगा तो उससे खासियत क्या है। बात ये बच्चों, इसके बाद हुमायूं आएगा तो हुमायूं के बाद एक और वंश आएगा बच्चों बीच में, जिसे सूरी वंश कहेंगे। कौन सा वंश कहेंगे, सूरी वंश कहेंगे। तो जो सूरी वंश रहेगा, सूरी वंश में कौन रहेगा, शेर शाह सूरी रहेगा। तो शेर शाह सूरी हुमायूं के लिए क्या हो जाएगा, एक घातक हो जाएगा। यानी इस दौरान सिर्फ एक ही ऐसा राजा है जो क्या है, जो विरोधी रहेगा। राणा सांगा को हरा दिया गया है, मेदिनी रॉय को हरा दिया गया है, महमूद लोदी को हरा दिया गया है, दौलत खां पंजाब
और दिलावर खां, पंजाब लेके दौलत खां खुश है, दिलावर खां को भी वहीं पे समेट दिया गया है, मतलब सभी को निपटा दिया गया। बस एक राजा बच जाएगा जिसका नाम है शेर शाह सूरी, जो कि बहुत अनुभवी राजा रहेगा। और जब बाबर राजा बनता है तब उसकी उम्र 65 साल रहती है, किसकी? शेर शाह सूरी की, जब बाबर राजा बनता है। और फिर जब हुमायूं के साथ उसके युद्ध होंगे, हुमायूं के साथ उसके लगातार युद्ध होंगे, और शेर शाह सूरी के साथ चुनार का युद्ध और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध होगा, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं कायदे से। तो देखो आगे आने वाले कैरेक्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा होने वाला है बच्चों? शेर शाह सूरी होने वाला है। शेर शाह सूरी स्पेशली मुगलों के विरुद्ध क्या करेगा? अटैक करेगा और 3 युद्ध लड़ेगा बच्चों। तीनों युद्ध का नाम लिख लो। एक का नाम है चुनार का युद्ध। कौन सा युद्ध? चुनार युद्ध। दूसरा है चौसा का युद्ध। तीसरा है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। चुनार का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ये रहेगा 1532, ये रहेगा 1539, ये रहेगा 1540। और तीनों युद्ध जो होगा बच्चों अगेंस्ट होगा हुमायूं। किसके विरुद्ध होगा? हुमायूं के विरुद्ध। हमने बाबर को बहुत डिटेल में देख लिया। घाघरा का युद्ध बताया ना? अब बच्चों आगे देखते हैं, बाबर की स्थापत्य कला देखते हैं। स्थापत्य कला को मैं यहीं बता देता हूं, सबसे शुरू वाला डायग्राम। स्थापत्य कला, बाबर ने क्या क्या चीजों को बनवाया। बाबर सबसे ज्यादा फेमस है ईरानी शैली पे आधारित बागीचे बनवाने में। किसमें, किसके लिए फेमस है सबसे ज्यादा? बागीचे। तो याद रखिएगा बाबर की स्थापत्य कला में, यहां पे बच्चों मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको डायग्राम से याद हो जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। तो पहले बगीचे बनाने में और मंडप बनाने में। अब बागीचे ये ऐसे एकदम आसान, मतलब एकदम नॉर्मल बगीचे नहीं थे, ये ईरानी पद्धति पर आधारित बगीचे थे। इसको और थोड़ा समझाएंगे कैसे। किस पर आधारित थे? ईरानी पद्धति पर। ये अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र में नूरे अफगान, अभी जगह बताया था ना नूरे अफगान, अरे मकबरा का एक क्षेत्र नहीं बताया था, आरामबाग। मकबरा, नूरे अफगान, आरामबाग बताया था ना मकबरा। तो आरामबाग मतलब क्या? वो बागीचे बनाने का शौकीन आदमी था और ईरानी शैली पर उसने बनाया था। उसने सिनान नाम के शिष्य, सिनान एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कुस्तुनतुनिया एक जगह है। कुस्तुनतुनिया कहाँ है बच्चों? कुस्तुनतुनिया ये क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया। यहां से स्पेशली व्यक्ति को बुलाया था क्या? बागीचे बनवाने के लिए भारत में। और भारत में वो मस्जिद का निर्माण कराता है। तो मस्जिद में कहां कहां का निर्माण कराता है? तो एक मस्जिद बनवाता है वो पानीपत में बच्चों। कहां बनवाता है? पानीपत में। इसके अलावा वो एक मस्जिद बनवाता है रुहेलखंड में। देखिएगा बच्चों, ये अगर दिल्ली है तो रुहेलखंड ये क्षेत्र है। तो रुहेलखंड में मस्जिद बनवाने का काम करता है, पानीपत में मस्जिद बनवाने का काम करता है। और सड़क मापन के लिए
गजे बाबरी सड़क मापन के लिए किसका प्रयोग करता है? गजे बाबरी का प्रयोग करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बागीचे बनवाने के लिए फेमस है। नूरे अफगान बागीचा किसने बनवाया है? तो नूरे अफगान बागीचा बाबर ने बनवाया है। आराम बाग किसने बनवाया है? तो बाबर ने बनवाया है। बाबर जिस तरीके से पद्धति बनाएगा, चौगान पद्धति बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे जब आगरा या ताजमहल के बारे में पढ़ोगे तो ताजमहल में जैसे बागीचे बने रहते हैं ना कॉर्नर कॉर्नर में, तो कहीं ना कहीं किससे प्रेरित है? बाबर के बागीचे बनाने से प्रेरित है। फिर उसका आगे बेटा भी आप बताएंगे जहांगीर से कैसे प्रेरित है, आगे और बताएंगे। तो बस आप ये देखते चलिए। बाबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अच्छा, बाबर के मैंने कितने बेटे बताए थे बच्चों? 4। हुमायूं, कामराज, हिंदाल और एक कौन था? क्या? अस्करी। कौन था? अस्करी। तो अब ये चारों जैसी, अब चूंकि हुमायूं उम्र में सबसे बड़ा रहता है तो कायदे से उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अब लेकिन क्या होगा, चारों भाइयों के बीच एक विवाद होगा। तब हुमायूं ना सबके लिए सॉल्यूशन निकालेगा। क्या करेगा? सबके लिए सॉल्यूशन निकालेगा और सबको अलग अलग क्षेत्र में विभाजित कर देगा। किसी को कुछ क्षेत्र दे देगा, किसी को कुछ क्षेत्र दे देगा। ये वाला सेगमेंट हम अगले कल के लेक्चर में करेंगे। कल के लेक्चर में करेंगे। और इसके पहले अब आपको टेस्ट की बात बता देते हैं।